कैसे हैं आप? बढ़िया। बाबा साहब को नमस्ते कर लेते हैं। हाँ। चल और सर आ जा। क्या चल रहा है? ठीक हो? ये पूरा सेट बना लिया आपने? एकदम अच्छा लग रहा है सेट। बना से बढ़िया हुआ हैं? बाबा की कुटिया है। बाबा की कुटिया, हमारे रतनलाल सर की कुटिया। जी। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा एक मुहिम है और इसका पर्पस है कि अम्बेडकर साहब की राइटिंग्स को घर घर जन जन तक पहुंचाना। इसके साथ हम कई खास मुलाकात में कई दोस्तों से मिलते हैं जो यंग एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनसे उनके अनुभव साझा करना और उनका एजेंडा क्या है ये साझा करना भी मेरी एक जिम्मेदारी होती है। और इस सिलसिले में मैंने कई साथियों से आपको मिलवाया है, एकेडमिशियन से मिलवाया है, एक्टिविस्ट से मिलवाया है, सोशल एक्टिविस्ट से मिलवाया है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट टर्न्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट टर्न्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और ये हैं प्रदीप नरवाल। प्रदीप हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है हरियाणा से ही। उसके बाद जेएनयू में उन्होंने इतिहास की पढ़ाई की है और जेएनयू में कई विवाद, दलित आंदोलन से जुड़े रहे, विवादों से भी जुड़े रहे हैं और इनका अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कई इस तरह के किस्से मिलेंगे। दलित आंदोलन के बाद ये कांग्रेस की राजनीति में शामिल हुए और 2018 में ये हरियाणा कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रेसिडेंट बने। 2020 में एआईसीसी एससी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने और इनको इंचार्ज बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। अभी कुछ दिन पहले इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है और ये इंचार्ज विद प्रियंका गांधी, ये अटैच्ड हैं प्रियंका गांधी के साथ। इनसे कई सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको बधाई। और कई सवाल हैं, आप जानते हैं अम्बेडकरनामा में बहुत तीखे सवाल भी होते हैं। स्वागत है प्रदीप अम्बेडकरनामा में। सर जय भीम। जय भीम। तो अचानक सामाजिक काम से, पहले बधाई दे दूं आपको कि सामाजिक काम से आगे आ जाइए थोड़ा। जी, राजनीतिक काम में ट्रांसफॉर्मेशन है, यह बदलाव कैसे? देखिए, मुझे लगता है समाज को बदलने के लिए, और आप तो पहले हमारे गुरु भी रहे एक समय और आज भी हैं, हमें कोई भी समाज को बदलने के लिए, समाज में बेहतर करने के लिए राजनीति का करना उतना ही जरूरी है। अगर राजनीति क्यों ना करें? या राजनीति कुछ लोगों के लिए। आज भाजपा ने एक राजनीति के जरिए इस देश में दलितों की राजनीति को, उनको मारने की पूरी कोशिश की, राजनीति को मारने की कोशिश की। तो हम दलित राजनीति क्यों ना करें अपने आप को बचाने की? भाई क्या हम सामाजिक आंदोलन में ही रहें? सामाजिक आंदोलन एक पहलू है समाज का, लेकिन मेरा मानना है उससे बड़ा पहलू है उस आंदोलन को राजनीतिक रूप दे के एक न्याय पसंद राजनीति खड़ी करना। ओके, तो क्या मैं ये आप जो कांग्रेस से आपको ऑफर आया था कांग्रेस ज्वाइन करने की, बहुत पहले आया था, किसी और पार्टी से आपको ऑफर मिला? देखिए, बात ऑफर की नहीं। जब आंदोलन करते थे तो आप भी कई बार थाने में गए हमारे साथ, हम भी कई बार गए। जब दलित आंदोलन में हम लोग थे तो जेल की यात्रा आपने भी उतनी की, हमने भी उतनी की। हम बम्बई तक में जेल में गए थे, तो वो तो होता रहा। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि सवाल ये था कि दलितों को बचाएगा कौन? सवाल ये है कि दलितों की राजनीति कौन बचाएगा, उनके परिवारों कौन बचाएगा? पिछली भाजपा सरकार में जब हम खुद छात्र थे, जब आए पढ़ने के लिए आए थे, तो विश्वविद्यालयों में, तमाम विश्वविद्यालयों में बहुत सी सीटें थी, आरक्षण था, इंटेक था, ठीक है। फिर से सरकार आई, तमाम विश्वविद्यालयों के दरवाजे हमारे दलित छात्रों के लिए बंद कर दिए गए, पिछड़े छात्रों के लिए बंद कर दिए गए। वो आरक्षण, मुझे पता एक बात की, कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी, और जो बंद कर दिए उसे बचाएगा कौन? भाजपा तो बचाएगी, वो तो बर्बाद करने में तुली हुई हम दलितों को, पिछड़ों को। तो सवाल था बचाएगा कौन? तो मुझे लगा यही एक पार्टी जो बचा सकती हो। तो दलितों की पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं। दलितों की पार्टी कौन सी? कांग्रेस भी दलितों की पार्टी, इससे बड़ी पार्टी कौन सी दलितों? जो खास तौर से
अंबेडकर के नाम पे जहाँ राजनीति होती है, जैसे हम अभी अंबेडकरनामा चला रहे हैं और लगातार हम रोज वीडियोस बना रहे हैं कि जिसमें अंबेडकर हर समय आंदोलन का आह्वान करते थे। वो कहते थे कि अगर हार गए तो नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। तो आजकल तो आंदोलन है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई आंदोलन नहीं, सोशल एक्टिविस्ट लोग आंदोलन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो सोचते हैं, जो काम करते हैं, वह स्पेस कांग्रेस पार्टी में आपको मिल सकता है। आप एक बात बताइए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी लगा, उससे पहले हरियाणा वर्किंग प्रेसिडेंट था कांग्रेस कमेटी का, ऐसे डिपार्टमेंट का, और दिन रात काम किया, समाज में जाए काम किया। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, हाथरस का जब कांड हुआ, क्या हाथरस में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो आप कह रहे हैं दलितों की पॉलिटिकल पार्टी, उसका मतलब आप ये नहीं कह रहे दलितों की पॉलिटिकल पार्टी, आप कह रहे हैं जिन पार्टियों को दलितों ने वोट किया या जिन पार्टियों ने दलितों से वोट लिया उनके लिए कुछ किया नहीं। अब सवाल है कि यूपी में दलितों ने किसको वोट दिया, पर जिस समय उनकी बेटी पे हमला हुआ, जिस समय उनके परिवारों पे हमला हुआ, हमारे समाज की एक बेटी को सरेआम मार दिया, तो उसका बलात्कार होता है, कौन पार्टी जाती है? भाई वो जाती है जो उनका वोट बैंक की सिर्फ राजनीति नहीं करती, जो दर्द में शामिल होना चाहती है। प्रियंका गांधी जी जाती है। उससे पहले उदाहरण देता हूँ कि ये हाईलाइटेड केस था, तो आपके सामने आ गया। इससे बड़ा उदाहरण देता हूँ, मंगता में घटना हुई थी पिछली फरवरी में, इससे 1 साल पहले वाली। पूरे दलित समाज की महिलाओं को, बच्चों को, 30 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा गया, सिर पे कुल्हाड़ियां मारी गई, बुरी तरह मारा गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ठीक है। वो पूरा मंगता गांव, हम दिन रात उनसे मिलते रहे, 1 साल तक मिलते रहे। हाईलाइटेड केस नहीं था, इसलिए कह रहा हूँ बार बार। प्रियंका जी ने जो हुआ यथासंभव उन्होंने मदद की, प्रियंका जी ने मिली। प्रियंका जी का ये था भाई हम इनके साथ खड़े हैं, जिस तरह को खड़े हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ, उसी गाँव से एक लड़का आया, अमित कुमार गौतम उसका नाम है, बोला भैया मुझे आपके साथ काम करना। मैं बोला क्यों राजनीति करना चाहते हो? बोला मुझे पहले लगा कि राजनीति करते हो, पर आपके साथ में एक साथ जो जुड़ा हुआ तो पता चला आप तो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, दलितों को बचाने का आंदोलन करना राजनीतिक दलों का ही काम। हाँ, तो बोले कांग्रेस के अंदर आंदोलन हो रहा है। अब तीसरी बात बताता हूँ, आजमगढ़ में एक दलित प्रधान सत्यमेव जयते को मारा था, जान से गोली मार के मारा था। कौन सी पार्टी? प्रियंका। देखिए प्रियंका जी ने उस समय खुद इसका संज्ञान लेके परिवार के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक मदद करवाई थी। तो ये बात कहना कि भाई दलितों की पार्टी, मुझे लगता है कांग्रेस ने, रतनलाल साहब आप और मैं समाज से आते हैं, ईमानदारी की बात ये है, हमने कहाँ से लड़ाई शुरू की थी? लोग कहते थे कि हमारे पीछे छड़े बांधे जाते थे, लोटे लटकाए जाते थे। उसके बाद में 1947 से लेके हमें आज यहाँ खड़ा होने तक, हम आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे रहा हूँ, कौन लेके आया? भाजपा नहीं देती। भाई कमियां हो सकती किसी दल में, भाजपा नहीं देती। मैं कहता हूँ बाबा साहब ने जिस कलम से संविधान लिखा, अगर उस समय बाबा साहब के समय जो संविधान लिख रहे थे भाजपा राज में होती, उस पेन को तोड़ के फेंक देती कोने में, तो कोई कुछ कर नहीं पाता। आप भी जानते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हाँ, विरोध होना, किसी की हत्या करना, किसी का आरक्षण का विरोध करना, आप भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपली दलितों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आप जानते बीजेपी है। आप ये भी जानते कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी ने महाराष्ट्र के सीएम साहब के नाम चिट्ठी भी लिखी थी कि इनका आरक्षण जो ठेके उनके अंदर सुनिश्चित हो। तो मेरा बस ये कहना है कि हमें यहाँ तो लाया कौन? कांग्रेस से तो लाई। पंचायत में आरक्षण कौन लेके आया? SC एट्रोसिटी एक्ट कौन है? राजीव गांधी जी लेके आए। मैं बार बार फिर से बात कहूंगा कि किसी एक नेता के ऊपर एक पार्टी पॉलिसी को निर्धारित नहीं कर सकता। इस पार्टी पॉलिसी दलित हितैषी थी, और भाजपा में दिक्कत आती है, बोलेंगे ये वाला नेता हमारा अच्छा है, ये पॉलिसी क्या पार्टी? चलिए, मैं अंबेडकरनामा बना रहा हूँ और मैं जो पढ़ा हूँ अब तक समझा हूँ कि गांधी और कांग्रेस के साथ अंबेडकर का एकदम आर पार लड़ाई था। कांग्रेस के सहयोग वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने, और कांग्रेस गवर्नमेंट में भी शामिल हुए, और उन्होंने उसका रीजन दिया है। लखनऊ में 1948 में उन्होंने भाषण दिया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सामने कि व्हाई आई हैव ज्वाइंड कांग्रेस। वो बोलते कि अगर नहीं ज्वाइन करते तो कुछ भी नहीं मिलता। तो जो अंबेडकर जिन मूल्यों के खिलाफ, सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ, जो सोच के खिलाफ जो लड़ रहे थे कांग्रेस के साथ उस समय, आज अंबेडकर होते तो कहाँ होते, क्या करते? मैं कहता हूँ मैं 2 लोग इसमें थोड़ा मैं तुलना करना चाहूँगा, काशीराम जी की, अम्बेडकर जी। बाबा साहब अगर आज होते, तो बाबा साहब कहते कि देखो दलित समाज को बिल्कुल साफ कहते कि हमारे समाज को मारा जा रहा है। एक समय भी कांग्रेस के साथ आए थे ना बाबा साहब, संविधान लिखा बाबा साहब ने, और मिनिस्टर भी रहे सरकार में,
ठीक है, अब मसला ये है, जो व्यक्ति इतने वाद विवाद से, इतने विचारिक लड़ाई के बावजूद भी सब साथ ही खड़े थे। फिर देश नेहरू जी, बाबा साहब ने सबने मिलके बनाया ना। हाँ। सबके विचार थे, गांधी जी के विचार थे, सबने मिलके बनाया। आपस से उनके विवाद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबने मिलके देश बनाया, इसमें किसी को इतना भी संदेह नहीं हो सकता। आज यदि बाबा साहब होते तो आज भी वही कहते भाई देखो, इन सब चीजों छोड़िए, इस वाद विवाद को, आज फिर से देश को बचाने की जरूरत है। तब उन्होंने कहा था कि सब कुछ छोड़िए, सिद्धांतिक मतभेदों को, भाई वो है अपनी जगह, लेकिन मेन मकसद है कि आज नए भारत का निर्माण करने की जरूरत है। तो बोले कि नेहरू जी के साथ बाबा साहब भी आए, गांधी जी भी, पूरा देश बना। आज होते हैं कि सब कुछ छोड़िए, देश को बचाने की जरूरत है। आज फिर से ऐसी कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, दावे से कहते हैं। काशीराम जी ने एक बात की थी, ये प्रोफेसर साहब आपसे मेरी बड़े लंबे समय से बात होती रही है, बड़ी ईमानदारी से एक बात मैं कहता हूँ। काशीराम जी जब पहले पुणे में गए थे तो एक बात, जब दिल्ली में आए तो एक बात कहते थे पुणे के बाद, कहते थे कि वहाँ के जो अम्बेडकरवादी हैं वो अति अम्बेडकरवादी हो चुके हैं, और वो सिर्फ इसी लड़ाई में लगे हुए हैं कि कौन ज़्यादा अम्बेडकरवादी, कोई कौन कम अम्बेडकरवादी। और जो आज का दिल्ली का हमारा अम्बेडकरवादी है, क्योंकि मैंने पिछले ईमानदारी से बताऊँ, मैं उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब 10 दिन पहले तो मैं इसी डिपार्टमेंट का प्रभारी था, तो रतन लाल साहब हमने 2300 गाँव के अंदर संविधान चौपाल लगाई। 2300 गाँव में यूपी में, गाँव गए हैं। मैं खुद आपको पता यूपी में बड़ा रहता हूँ सारा दिन, और संविधान की बात की, 2300 गाँव के ग्राम अध्यक्ष बनाए हैं। तो मैंने एक बात सोची थी, काशीराम जी एक बात कहते थे कि देखो ये आपस में टांग खिंचाई करते हैं, तो इस टांग खिंचाई को निकलने वाला नहीं है। और मैं आज फिर से एक बात कह रहा हूँ कि दिल्ली की टांग खिंचाई से जो अति अम्बेडकरवादियों के बीच की है कि मैं ज्यादा अम्बेडकरवादी, मैं कम, मेरी वो लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है अपने समाज को बचाने की। क्योंकि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से, जमीन पे भाजपा RSS के लोग जमीन पे जाते घुस गए हैं, हमारे लोगों को आपस में लड़वाते जाते हैं, दलित जाती है। मुझे लगता है मेरी लड़ाई वो है वहाँ जमीन पे जाके उनके आपस में लड़ाई ना हो और सारी दलित बिरादरी एक हो। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, दिल्ली के जितने अम्बेडकरवादी हैं वो सबसे बड़ा खतरा है जो अति अम्बेडकरवादी हैं, जो कहते हैं मुझे किस श्रेणी में रख रहे हैं। मैं तो कभी कहता ही नहीं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं। नहीं, जो आई एम अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन। अम्बेडकरवादी हम भी हैं। सुनिए, लेकिन क्या आपने कभी मुझे ठप्पा दिया कि तुम नहीं हो? नहीं, हम किसी को नहीं। आप किसी को देते हैं? नहीं। बाबा साहब तो हमारे भी तो हैं। हाँ। एक इंटरनेट अम्बेडकरवादी आया। हाँ, जो नया है ना आजकल, जो कहता सिर्फ मैं अम्बेडकरवादी तू नहीं, बिना पढ़े हुए, वो जो सर्टिफिकेट जैसे बीजेपी के लोग बिना पढ़े हुए अम्बेडकर, जो बिना पढ़े अम्बेडकरवादी। तो ये लोग एक्चुअली कुछ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं जमीन पे अपने समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार है। मुझे लगता है दिल्ली की बहस छोड़ के कि तू कम अम्बेडकरवादी मैं ज़्यादा, वो छोड़ के मैं गाँव तक जाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैंने कभी दावा ही नहीं किया अम्बेडकरवादी हूँ। मैं एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन अम्बेडकर को पढ़ रहा हूँ। आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है घर में रहिए। एनीवेज, खैर आते हैं कुछ और सवाल पे, और तीखे सवाल। निजीकरण सोशल जस्टिस के खिलाफ है। बिल्कुल, कांग्रेस रिजीम में ही निजीकरण आई थी। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एजेंडा में प्राइवेटाइजेशन को लेकर और तमाम ऐसे मसले को लेकर क्या डिफरेंस है? आखिरी सवाल आपसे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था, ठीक है, माना। PSU नेहरू जी के ठीक है। देखिए, जब समाज में टकराव होता है, मैं फिर से भी कह रहा हूँ कि जो आरक्षण जो पूरा प्रोसेस है, जितनी सरकारी कंपनियां होंगी उतना हमें आरक्षण मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, जो आपका सवाल भी है। भाजपा सारी कंपनियों को बेच रही है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आज वो हमें वहां गिराना चाहते हैं, जब सालों में उठे थे, जो धीरे धीरे कांग्रेस यहाँ तक लेके आई, वो झटके में नहीं हो सकता था। तो हमें सिर्फ जहां तक कांग्रेस लेके आई, आज वो बचाने की जरूरत है। और फिर से आपको पिछली बात पे जा रहा हूँ। देखिए, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, दो तीन तरह के लोग। एक होते हैं क्रांति के ठेकेदार, एक होते हैं धर्म के ठेकेदार, एक होते हैं जाति के ठेकेदार। वो जो क्रांति का ठेकेदार होता है, वो सबसे बड़ा खतरा उस क्रांति के लिए होता है। जो धर्म का ठेकेदार होता है, वो सबसे बड़ा खतरा अपने ही धर्म के लिए होता है। जो जाति का ठेकेदार होता है, वो सबसे बड़ा खतरा अपनी जाति के लिए होता है। क्या बात, ठेकेदारी प्रथा को तोड़वाइए आप। कांग्रेस में कोई ठेकेदारी नहीं है। कांग्रेस में देखिए क्या है, पता लगा कि ओवरनाइट 100 MP बीजेपी में चला जाता है, फिर वहां से यहाँ आ जाता है। तो ये क्या है? पार्टी ठेकेदारी का मतलब नहीं, हिंदू जो कांग्रेस में है वही कल बीजेपी में चला जाता है। तो वो क्या, जो कांग्रेस के सेकुलर पॉलिटिक्स में जो ट्रेंड हुआ है, ओवरनाइट कैसे कम्युनल हो जाता है? मेरे ठेकेदारी से तात्पर्य ये है प्रोफेसर साहब
कि एक व्यक्ति होते जो पॉलिसी जो होती भाजपा की, उसमें क्लियर है ठेकेदारी कि हम दलितों के खिलाफ है, हमारा ठेका है दलितों के खिलाफ राजनीति करने का। कांग्रेस में कोई ऐसा जो बोले हम दलितों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, मैं इस ठेकेदारी की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। चलिए वो इतिहास की बात है, कुछ और बातें करेंगे, लेकिन एक जो सीधा सवाल हमने पूछा था, क्या कांग्रेस अपने एजेंडे में निजीकरण को रोकने का प्रस्ताव लाएगी? अडानी अंबानी के ऊपर जिस तरह से अंधाधुंध, क्योंकि निजीकरण कांग्रेस नहीं की थी। नहीं एकदम 91 में देखिए, हम इतिहास के शिक्षक हैं, टीचर हैं, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, हमें पता है जो प्राइवेटाइजेशन आया था। तो क्या कांग्रेस पुनः इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे फिर जाएगी, उस एजेंडे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी? ये सवाल है कि निजीकरण वैसे ही चलता रहेगा, कोई अल्टरनेटिव एजेंडा है? सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, दीज आर टू पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। दो पहिए हैं लोकतंत्र, और अगर आपने एक पहिए को बड़ा कर दिया ना तो लोकतंत्र चल नहीं पाए। ठीक है, तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने दोनों पहियों को उतना ही रखा तो देश चलता रहा। अब करेंगे सीधा सवाल, कांग्रेस दोनों पहियों बराबर रखते लोकतंत्र के। अब अगर भाजपा ने क्या किया, उसने जो कैपिटलिज्म का पहिया था उसको बहुत बड़ा कर दिया और दो अपने दोस्तों पूरे देश को भेज दिया। ठीक है, एक पहिया इतना से रह गया तो गाड़ी हिल गई देश की। अगर कांग्रेस आएगी, सवाल ये, आप बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं, मैं तभी मैं कह रहा हूँ, अगर हम ऑल्टरनेटिव एजेंडा की बात में कर रहा, क्या ऑल्टरनेटिव एजेंडा लाएगी कांग्रेस? ये सवाल मेरे लिए अहम है। मुझे लगता है कांग्रेस दोनों पहियों को, जिसमें लोकतंत्र चलता है, उन दोनों पहियों को बराबर कर देगी। कैसे बराबर करेगी? या तो अबाध निजीकरण को रोकना पड़ेगा, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किया इंदिरा गांधी। राहुल जी के भाषण सुने होंगे, प्रियंका जी के भाषण सुने होंगे, हाँ, हर जगह कह रहे हैं देश बिक रहा है, बचाइए। तो बचाएंगे ना वो भी, हाँ पक्का। चलिए ये बात हुई। देखिए ऐसा है, राजनीति बहुत ही गंभीर और बहुत पेचीदा काम है। डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस को पढ़िए, हर समय उस समझौते होते हैं राजनीति में, आपके चाहने भर से सिर्फ कुछ नहीं होता। और मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति सहमतियों की होती है। अगर 51% आपसे हमारे विचार मिलते हैं तो हम सब साथ काम कर सकते हैं, 49% अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। ये होता है लोकशाही। हमारे लोग इस ताने बाने में हर समय इंटरनेट पे बैठ के एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांटते हैं, उस बांटने से बेहतर है कुछ पढ़िए लिखिए, कुछ काम कीजिए। ये बात है। चलिए अब प्रदीप को बचाइए, बचाइए ना। वो आंदोलन भी हम ही लोगों को करना पड़ता है, जेब से पैसे भी खर्च करने होते हैं, अम्बेडकरनामा भी करना पड़ता है। जो लोग जानते हैं कितने पैसे मैंने खर्चे होंगे, कितने टाइम लगाए होंगे, वो हम जानते हैं। कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन एक साथ विशुद्धतावाद राजनीति में नहीं चलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा था कि राजनीति में सुबह का बोला हुआ शाम में भूल जाना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसलिए होता है, एक दिन में अगर आप चाहते हैं कि अमूलचूल परिवर्तन होता है, आप स्वतंत्र हैं इसको करने के लिए, बधाई भी है। लेकिन अभी समस्याएं 1000 हैं। टॉप प्रायोरिटी समस्या क्या क्या है आपने देखा होगा। 2 अप्रैल 18 को भारत बंद हुआ था SC/ST एक्ट पे, 5 मार्च 19 को फिर भारत बंद हुआ था रोस्टर के सवाल पे। इसलिए एजेंडा फोकस करना होता है, एक एक चीज को तलाशिएगा, आप कहीं कुछ नहीं भटकते रह जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 2 अप्रैल छोटी सी बात बताया था, सॉरी बोलिए। राजस्थान में जहाँ मुकदमे हुए 2 अप्रैल के, वो सारे मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए। कब? मैं जा रहा हूँ 2 अप्रैल को राजस्थान, कुछ महीने पहले वापस ले लिए हैं। अच्छा ठीक है। मैं मुकदमे छत्तीसगढ़ में था, भूपेश बघेल मेरे साथ थे स्टेज पे। मैंने कहा कि यहाँ मुझे पता लगा है कुछ बच्चे बंद हैं, उसको छोड़िए। उन्होंने तुरंत घोषणा की सारे छोड़ दिए जाएंगे, केस वापस होंगे। तो मैं 2 अप्रैल को राजस्थान जा रहा हूँ, आप पूछूंगा कि वाकई सारे केस वापस हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर प्रदीप नरवाल से बात करूंगा। इनके बेहतर उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी प्रदीप एक नए एजेंडे के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।